तो इतना सारा सुन के आप डिसमूड होते हो या कॉन्फिडेंस लो होता हो? इतना नाकाम शख्स, दारुल उलूम देवबंद का शूरा का मेंबर, जमीयतुल उलमा का सदर, जामा मस्जिद का इमाम, ईदगाह का इमाम, मदरसा बोर्ड महाराष्ट्र के सदर, एक दीनी शख्स इस तरीके की बातें आवाम तक देने की कोशिश करता है। रिसाइट टुडे में आपका एक बार फिर से स्वागत है। आज हम मुलाकात कर रहे हैं साबिक एमएलए आसिफ शेख रशीद साहब के साथ और इनसे जानना चाहेंगे कि शहर में जो मौजूदा सूरत हाल है और जो कोरोना में बदनवानी हो रही है, जो शोभा जाहिर किया जा रहा है, इनसे इस बारे में हम बात करते हैं। आसिफ भाई, जैसे कोरोना महामारी जब फैली और इसके बाद आप आवाम में आ गए, इसके आप कंटिन्यू एक्टिव रहे, तो मैं आपसे ये जानना चाहूँगा क्या कोरोना के नाम पे बदनवानी हुई है क्या शहर में? नहीं, सबसे पहले तो हम लोगों को इसके अंदर दो पार्ट करना पड़ेगा, दो अलग अलग बातें। पहली बात तो ये शुरुआती तौर पर जो कोरोना की शुरुआत मालेगांव शहर में हुई तो इतना गहमा गहमी थी, सब डर गए हुए थे, शहर की आवाम, प्रशासन डर गया था कि इतनी तेज़ी से हमारे वहाँ शहर में कोरोना वायरस बढ़ रहा है, तो इंतज़ामात क्या करना है। तो म्यूनिसिपल कॉरपोरेशन, कमिश्नर, डिपार्टमेंट, पुलिस डिपार्टमेंट, सरकारी डिपार्टमेंट ने HSDP के अंदर क्वारंटाइन सेंटर बना दिया। मंसूरा को तुरंत शुरू कर दिया, जीवन हॉस्पिटल को शुरू कर दिया तुरंत, फारन हॉस्पिटल को कर दिया। तो मैं समझता हूँ कि इतना समय, इतना वक्त नहीं था कि उसका टेंडर प्रोसीजर करना के लिए इतना नहीं था। तो उस समय के ऊपर जितनी भी ऑर्डर देना है कमिश्नर को इख्तियार था, उन्होंने सबको टेंडर बांट दिया उसके इख्तियार से। जो भी काम किस तरीके से भी काम लेना था, उन्होंने सबको काम दे दिया। और मैं समझता हूँ कि उस वक्त जो भी काम हुआ है, मैं भी ये चाहता हूँ कि कमिश्नर ने, डिपार्टमेंट ने या कोई साजिश के तहत वो काम दिया गया है क्या, या कोई ऑफिसर के बोलने के मुताबिक वो काम दिया गया है क्या, उसकी इंक्वायरी होना चाहिए, उसका बिल रुकना चाहिए। अगर इस तरीके की बात हुई होगी तो मैं समझता हूँ इसकी इंक्वायरी होना चाहिए। और अगर जो लोग भी दोषी है, जो लोग भी गुनहगार है, उनके ऊपर FIR दर्ज होना ही चाहिए। और चाहे कोई भी MLA हो, मेयर हो, MP हो, कारपोरेटर हो, किसी की भी अगर सिफारिश होगी कि ठेकेदार को टेंडर दे दिया जाए, तो मैं समझता हूँ कि उन लोगों को भी इसके अंदर शामिल किया जाना चाहिए। एक बात। दूसरी बात, अब सवाल ये था हमारे पास कि हाई रिस्क पेशेंट जो हमारे कोरोना के थे, उसके लिए 2 सेंटर हमको बहुत ज़रूरी समझ में आए बनाने। कारपोरेशन को, डिपार्टमेंट को हम लोगों ने भी सजेशन दिया, हमने नहीं किया ऐसा नहीं है, कि फारन हॉस्पिटल को हाई रिस्क के ऊपर रखा जाए, जो हाई रिस्क पेशेंट है वहाँ पर रखे जाए, जहाँ पर ऑक्सीजन की ज़रूरत है, वेंटिलेटर की ज़रूरत है, और एक सारा हॉस्पिटल। तो वहाँ पर इंतज़ामात हुए और अभी दोनों हॉस्पिटल चल रहे हैं। और मैं समझता हूँ कि कानून के मुताबिक जो रेट होगा वो देना चाहिए, हॉस्पिटल का किराया जो होगा वो देना चाहिए, जो इंतज़ामात वहाँ पर लग रहे होंगे वो रेट, जो भी सामान लग रहा होगा वो रेट कानून के मुताबिक देना चाहिए उन लोगों को भी, इसके अंदर दो राय नहीं है। तीसरी बात, जो कमिश्नर ने जो प्रपोजल लाए थे कि बहुत तेज़ी से, सबसे पहली बात तो हमको ये भी समझना पड़ेगा कि WHO का जो फिगर था कि आखिरी तक 20,000 पेशेंट मालेगांव शहर में हो सकते हैं, इसलिए प्रशासन को जब ऐसी रिपोर्ट आई, जो मुझको कलेक्टर साहब ने कहा या मुझको कमिश्नर साहब ने कहा, हेल्थ डिपार्टमेंट ने कहा, 20,000 का जब आंकड़ा समझ में आया तो सब घबरा गए कि यार इसके लिए हमको इंतजामात नहीं है। उसके बाद कुछ दिन गुजरने के बाद 10,000 का आंकड़ा आया, फिगर आया कि WHO बोल रहे नहीं 10,000, फिर 5,000 का आया। उस वक्त नए कमिश्नर आए, इन्होंने प्रपोजल लाया कि टेंट हमको, जो महाराष्ट्र के अंदर बड़े बड़े शहरों के अंदर जहाँ पर कोरोना वायरस ज़्यादा चल रहा है, मुंबई या विरार, वसई या और भी दूसरे शहरों के अंदर, तो उस तर्ज के ऊपर हमको बनाना चाहिए। इन्होंने प्रपोजल को लाया और बाकायदा प्रपोजल सामने रखा गया कॉरपोरेशन की। आज तो मैं मेंबर नहीं हूँ, लेकिन रखा गया और ये बात तय हुआ कि भाई शहर के थोड़ा बाहर होना चाहिए, ताकि उनको इंतजामात के अंदर वहाँ पर किसी को उसके
कोरोना वायरस के जो पेशेंट होंगे उससे किसी को वायरस ना फैल जाए, इसके लिए 2 साइट डिसाइड की गई, फाइनल की गई। एक दरे गांव में और मैं समझता हूँ एक और शायद स्प्रिंग मिल के पीछे, तो वहाँ एक फाइनल हुई। उसके बाद कुछ एतराज़ात आए कि मिल्लत पे होना चाहिए। ये कौन बोल रहा है? जो मालेगांव बचाओ मंच के अंदर कौन कौन है? मुफ्ती मोहम्मद इस्माइल साहब है, अब्दुल हमीद अजहरी साहब है, इसाक सिरजर वाला साहब है, हनीफ सवाल साहब है, इनूस ईसा साहब है। ऐसे लोग जो जिम्मेदार हैं, डॉक्टर फारानी साहब है, ऐसे लोग मंच के अंदर शामिल हुए और मुस्तकिम डिग्निटी साहब है, मंच में शामिल हुए। पहली मीटिंग के अंदर इन्होंने मुतालबा किया कि वो टेंट वहाँ नहीं, वो टेंट मिल्लत पे बनना चाहिए। क्या देखिए, आपसे मुलाकात भी हुई थी। मैं बता रहा हूँ, बाकायदा मिनिस्टर आए, राजेश टोपे साहब, मालेगांव स्कूल के ग्राउंड में। आपके पास वो वीडियो मौजूद है, हर चैनल वालों के पास में। वहाँ पर बोलकर ये बोला गया कि वो टेंट वहाँ शहर के दूर है, मिल्लत पे बनाया जाए। उसके बाद मुझको पर्सनल उन्होंने इनवाइट किया। मैं कोई भी मीटिंग उनकी अटेंड नहीं किया हूँ। मालेगांव बचाओ मंच की मैंने कोई भी मीटिंग को अटेंड नहीं किया आज तक। मुझको उन्होंने बुलाया सेपरेट में, 4 जिम्मेदार ने, कि ऐसी की बात ऐसी है। मीटिंग से हट के मुझे बुलाया गया और हनीफ सवाल साहब के बंगले पे बुलाया गया। इसाक सिरदर वाला साहब ने, हनीफ सवाल साहब ने, अब्दुल हमीद अजहरी साहब ने मुझको बुलाए। बुलाने के बाद मेरे सामने प्रपोजल रखा और मैंने कहा ठीक है, हम कल, आप यहाँ नहीं चाह रहे हो, आप वहाँ चाह रहे हो, तो हम चलते हैं। हमने खुद बाकायदा मेयर की सिफारिश की, मालेगांव बचाओ मंच के लेटर पर, मिल्लत ट्रस्ट के लेटर पर मदरसे के मेयर ने सिफारिश की कि यहाँ की ज़रूरत, अगर यहाँ इतराज़ है तो वहाँ बनाया जाए। तो हमने सिफारिश खुद की, मैंने साथ में ले जाकर कि वहाँ बनना चाहिए, हमें कोई इख्तिलाफ नहीं होना चाहिए शहर में। तो फिर क्या हुआ कि इधर का भी कैंसिल? फिर उसके बाद में ये हुआ कि अब्दुल हमीद अजहरी साहब ने साफ तौर से मुकर गए। अच्छा, वो बोल दिए कि नहीं, ये ज़रूरत नहीं, इसमें भ्रष्टाचार हो रहा है। अच्छा, तो मैं एक दिन पहले तुम लेटर देते हो सिग्नेचर से, दूसरे दिन मुकर जाते, तो इसके अंदर मैं समझता हूँ अब्दुल हमीद अजहरी साहब या इसाक सिरजर वाला साहब या हनीफ सवाल साहब, मैं समझता हूँ इनको सियासी लोग इस्तेमाल कर रहे थे और इस्तेमाल ये हो गए, इस्तेमाल हो गए और उनको समझा नहीं। बहरहाल जब ये मामला इख्तिलाफ होने लगे तो कांग्रेस पार्टी ने फिर उनकी बातों पर लब्बैक कहते हुए हमने खुद लेटर दिया कि टेंट नहीं होना चाहिए। शेख रशीद साहब ने अपने लेटर हेड पर कारपोरेटरों की दस्तखत से दिया। उसके बाद 3 लेटर मैंने दिया कि बंद होना चाहिए, अब इसकी ज़रूरत नहीं है, अब तुम्हारे पास 2 सेंटर है, वो 2 सेंटर के अंदर तुम काम चलाओ। इस तरीके का सख्त एतराज़ मैंने दाखिल किया और वो काम बंद हुआ। जब वो टेंट बना ही नहीं। हाँ, अगर भ्रष्टाचार कब होगा? जब पैसा आएगा। जब टेंट एजेंसी जो आई थी या कमिश्नर ने किसी को बुलाया था, तो वो टेंट वालों को अगर 1 रुपया भी अगर अदा हो गया तो मैंने लेटर में लिखा हूं कि कमिश्नर अपने जेब से भरे, सिटी इंजीनियर अपने जेब से अदा करे। तुमने बुलाए, कोई स्टैंडिंग का ठहराव नहीं, कोई महासभा का ठहराव नहीं, किसी ने बोला नहीं तुमको, हमने एतराज़ कर दिया। तुमने किस बेस के ऊपर बना रहे हो? अगर उन्होंने पैसा अदा किया तो उनके जेब से भरना चाहिए, कारपोरेशन से भरने नहीं दिया जाएगा। और अगर कारपोरेशन में दबाव बना के अगर कमिश्नर ने अगर पैसा दिया तो मैं कमिश्नर के खिलाफ भी जाऊंगा। अच्छा, एक पर्सनल सवाल था जो आवाम का भी है पर्सनल, कि आपको ट्रोल किया जाता है जब भी बदउनवानी, उन्हें ऐसी मार्केटिंग की गई है कि जब भी बदउनवानी का नाम आता है तो कांग्रेस पार्टी का लोग बोलते हैं या ऐसा कुछ होता है। तो इतना सारा सुन के आप डिसमूड होते हो या कॉन्फिडेंस लो होता हो? असल में 2 चीज़ें होती हैं। कभी ऐसा सोचते होंगे कि छोड़ो या गांव को अभी अपने हाल पे? 2 चीज़ें होती है। असल में सामने वाला जो मेरे मुखालिफ लोग हैं वो झूठ को इतना शिद्दत से बोलते हैं कि आवाम सच मानती है। और मैं समझता हूँ कि एक सियासी शख्स इल्ज़ामात लगाता है तो हम लोग जवाब देते रहते हैं, ये सियासत के अंदर जायज़ और चलता है। लेकिन एक शख्स इतना नाकाम है कि दारुल उलूम देवबंद के अंदर जो मालेगांव शहर के बच्चे तालीम हासिल करते हैं, जो रुकन शोरा है
दारुल उलूम देवबंद के, वो वहाँ के बच्चों को मालेगांव नहीं ला पाए लॉकडाउन में। इतना नाकाम शख्स। दारुल उलूम देवबंद का शूरा का मेंबर, जमीयतुल उलमा का सदर, जामा मस्जिद का इमाम, ईदगाह का इमाम, मदरसा बोर्ड महाराष्ट्र के सदर, एक दीनी शख्स इस तरीके की बातें आवाम तक देने की कोशिश करता है, इतना झूठ बोलने की कोशिश करता है कि आवाम उसको सच मान रही, वो खुद भी गुनाह में शामिल है और आवाम को भी गुनाह की तरतीब दे रहे हैं। तो ऐसे लोगों को तो मैं समझता हूँ कि हम कोई जवाब नहीं दे सकते। ये तो अल्लाह ताला देख रहा है, ये अल्लाह के और उनके बीच का मामला है कि झूठ और सच। तो मैं समझता हूँ दूसरी बात, और हम लोग, मेरा परिवार, कांग्रेस के एक वर्कर, हम लोग ऐसे लोग हैं कि हम लोग पैरासूट से सियासत में आए हुए लोग नहीं, हम लोग ज़मीन से चले हुए, ज़मीन के ऊपर काम करे हुए लोग हैं। और मैं समझता हूँ हम लोग आवाम के काम के ऊपर, उनके ऊपर भरोसा और विश्वास है हमको कि आवाम जिस वक्त भी अब फैसला करेगी वो काम की बुनियाद पर करेगी। और मैं समझता हूँ ऐसी झूठी बातें को नज़रअंदाज हम लोग करते हैं, कोई मायूस नहीं होते और हमारा कॉन्फिडेंस बढ़ता है कि हमको वो लायक समझते हैं, हमसे इतना डर और खौफ है कि हमारी मुखालफत करते हैं। अच्छा, से ख़त्म हो रहा है, कम हो रहा है, तो अब ऐसे में सियासी जो दाव पेज है वो काफ़ी तेज़ हो चुके हैं। तो कहीं ना कहीं लेकिन आज भी लोगों के घरों में अनाज नहीं है, खाने की प्रॉब्लम है, जॉब का प्रॉब्लम है। तो इस ताल्लुक से आप बताते खुद क्या कर रहे हैं? इसीलिए तो मैंने प्रेस कॉन्फ्रेंस लिया कि ऐसे चोर लोगों को बेनकाब करो। यही तो माल जो आवाम के घर तक पहुंचना था नहीं पहुंचा, राशन चोर। ऐसे चोरों का बेनकाब करना ज़रूरी है और वो जो माल बचेगा आवाम तक पहुंचेगा। और ये मैं मानता हूं कि महाराष्ट्र हुकूमत का मैं शुक्रिया अदा करता हूं कि हुकूमत ने हम लोगों को जून तक का अनाज दी है, दाल दी है, चना है। जिनके पास राशन कार्ड है नहीं है उन लोगों को भी अब अनाज आया है, जिन लोगों के पास पीला है उनको भी है, जो केसरी है उनको भी है, जो अंत्योदयी है उनको भी है। जिन लोगों के पास राशन कार्ड ही नहीं है, आवाम हुकूमत भरपूर इनको अनाज दे रही है। मैं समझता हूँ कि मैं अल्लाह से दुआ करता हूँ कि हमारे शहर की सनत चल पड़े, हमारा मजदूर को रोज़गार मिले, शहर की आवाम को रोज़गार मिले। इंशाअल्लाह मैं समझता हूँ कि हुकूमत हमारे साथ खड़ी है और हम लोग कामयाब होंगे।